कम क्यों हो गए? बच्चे कहाँ हैं सब? ठंड पड़ रही इसलिए हैं? बहन कहाँ है? किनके पास है? नहीं सर, हम फोन के लिए बोल रहे थे अपने। मुझे ना वो कहाँ है? चलो हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? चल देते हैं। सर कुछ लाए थे क्या? कुछ लिख के लाए था? निकाले घूमने गए थे। बेटा कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करना है और इसके बाद हम लोग अगले पढ़ेंगे, ठीक है? हमने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी को और बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को रिवाइज करना है एक बार और मैं एक बार दोबारा फिर समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर जो है बच्चों को कठिन लगता है, ठीक है? और लेकिन आप लोग पढ़ते रहो मेहनत से, घर पे पढ़ाई कर रहे हो? तो पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई नाम सब बच्चे कहते ये कम हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करना है, कैसे कर रहे हैं? बेटा पढ़ाई करते रहो आप लोग, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करते रहो लेकिन कंटिन्यू रखो पढ़ाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं, सही है? रेगुलर नहीं रहते हैं। अब आज देखो कितने बच्चे एब्सेंट हैं, बहुत सारे बच्चे मिलकर एब्सेंट हैं। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो क्या किया था? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? एक बार जल्दी पढ़ो और किसी को कुछ पूछना है मुझसे उस टॉपिक में मुझसे पूछो, फिर मैं रिवाइज भी करवाऊंगा आपको। देखो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा कि हम किसी माइक्रोब्स या फिर किसी भी चीज का माइक्रोब्स हो गया, उसके एंजाइम हो गए या उसके कोई प्रोडक्ट हो गया, उसकी हेल्प से अगर हम अपने लिए कोई फायदेमंद चीज बनाए उसे क्या बोलते हैं? वो प्रोसेस क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कहा नए नए फूड बनते हैं, मेडिसिन बनती है बहुत सारी, एग्रीकल्चर का सामान बनता है, दवाइयाँ बनती हैं बहुत सारी, वो सब किसकी हेल्प से बनती हैं? बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे होता क्या है, मैंने दो आपको बताया था स्टेप। पहला बताया था यहाँ पे होती है इंजीनियरिंग। क्या होती है? इंजीनियरिंग किसकी? एक तो होता है केमिकल इंजीनियरिंग और एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है सिंपल सा कि अगर मैं क्या करूँ, कोई जीन मैनिपुलेट करूँ, मतलब ऐसा हो सकता हूँ कि डिजायर जीन को किसी प्लाज्मिड या किसी दूसरे के साथ ऐड करना, ठीक है? और जब हम जीनोटाइप किसी का चेंज कर देते हैं उसका क्या चेंज हो जाता है? फिनोटाइप। और फिनोटाइप अगर चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? यानी कि हम अपने फायदे का जीन किसी दूसरे डीएनए या दूसरे एनिमल में मैनिपुलेट करवाएं, सही है? और उससे फिर हमें वो प्रोडक्ट मिलने लगे जो हम चाह रहे थे, तो उसको ही तो बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है? इसके बाद मैंने दूसरा बताया था केमिकल इंजीनियरिंग। उसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा होता है, केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे हम जो ये करते हैं, कोई हमने माइक्रोब्स को ग्रो कराया तो उसको हम लोग क्या कराएंगे, वहाँ पे ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे कि वहाँ पे कोई दूसरा माइक्रोब्स ग्रोथ ना कर पाए, और उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा?
हाँ वो बताया था कि वेरिएशन किसमें होते हैं, सेक्सुअल में होते हैं, सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे जीनोम चेंज नहीं होता। और मैंने कहा था जीनोम चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे क्या हो कि फिनोटाइप चेंज हो जाए, जीनोटाइप भी चेंज हो जाए, यानी कि वेरिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो किसमें होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने बताया था कुछ चीजें बताई थी, जैसे प्लाज्मिड के बारे में बताया था। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, किसी भी बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड। अच्छा, प्लाज्मिड की एक खासियत होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ का मतलब होता है वो खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है विदाउट किसी सेल के हेल्प से, सही है, किसी भी हेल्प से जो कर लेता है। वो उसके पास एक साइट होती है जिसे बोलते हैं ORI साइट। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, ORI साइट क्या होती है? वैसे मैं बताऊंगा आपको, अगर थोड़ा सा बताऊंगा ORI साइट क्या होती है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? आपने अभी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं पढ़ा है। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, एक बनता है रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बनता है? रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब होता है कि दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के। यहाँ पे देखो, अगर दो स्ट्रैंड हमारी डीएनए के, सही है, तो ये ऐसे करके अनवाइंड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पे ये कहां से होते हैं? तो ये होते हैं ORI वाली साइट से। कैसे? देखो, वैसे क्या होता है आप लोग पता है, देखो ORI साइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है, इसे बोलते हैं हेलिकेज। क्या बोलते हैं? हेलिकेज। मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन में बताता, सही है। हेलिकेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। और आप लोग पता है, एक बात और पता होगा, डीएनए में आपको पता है एडेनिन के साथ हमेशा क्या लगा होता है बेटा, और गुआनिन के साथ साइटोसिन। आपको पता होगा एडेनिन के साथ थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा लगा होता है, और गुआनिन से साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा लगा होता है। ये सब बातें पता है आप लोगों को? ठीक है। अब होता क्या है कि ORI साइट वहां पे होती है जहां पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो। भाई आप लोग वही काम तो करोगे जो आसान होगा, कठिन काम क्यों करोगे? अब यहाँ पे जहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वहां पे ब्रेक बहुत लेट होंगे, और जहां पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे वो कौन साइड होता है? ORI साइड, जहां से बनता है रेप्लिकेशन फॉर्क। तो प्लाज्मिड के पास क्या होता है? ORI साइड होता है, जिससे वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। अगर आप कोई डिजायर्ड जीन उसके अंदर डालोगे तो वो अपनी क्या बना लेगा? कॉपी। और जिससे ये तो आप चाह रहे थे ये हो जाए कि आपका जो डिजायर्ड जीन है वो ज्यादा कॉपी में चेंज हो जाए, जिससे जो हम प्रोडक्ट बनाए हमें चाहिए वो ज्यादा अमाउंट में हमारे लिए मिल जाए। समझ गए ये बात? क्लियर हुआ बेटा? तो इसके बाद दूसरा मैंने एक टर्मिनोलॉजी बताई थी आपको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बताया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेटा मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में देखो तुमको क्या बताया, समझो एक बार। इधर देखो, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करें तो इसका मतलब मैंने ये बताया था कि हमने क्या लिया, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए लिया। जैसे बैक्टीरिया है, क्या है ये? एक बैक्टीरिया है, इसका ये क्या है? डीएनए है, सही है। ये कौन सा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और इसी को तो हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये मैंने बाहर निकाल लिया प्लाज्मिड। अब मैं क्या करूंगा, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। यही तो बायोटेक्नोलॉजी और क्या है। अब मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, मान लो कोई वैक्सीन चाहिए या कोई प्रोटीन चाहिए, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक डीएनए है। यहाँ देखो बेटा, ये कोई डीएनए है, ये दूसरा डीएनए, ठीक है। उसका ये वाला पार्ट क्या है? वो जीन है। क्या है? जीन। जिसे बोलेंगे हम लोग डिजायर जीन। क्या बोलेंगे? डिजायर जीन है ये। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से निकाल लूंगा। और बेटा अब आप लोग बताओ, यहाँ पे अगर मैं इसे कट करूंगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसकी पड़ेगी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। मैंने आपको बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या मैं बोल सकता हूँ बायोटेक्नोलॉजी में आपको 3 एंजाइम जरूरत पड़ेगी। एक पड़ेगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा डीएनए लाइगेज, और तीसरा पॉलीमरेज। कितने एंजाइम? यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 एंजाइम जरूरत पड़ेगी। ये कौन सा है बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं? यानी कि डीएनए आने की कैंची। दूसरा जो होता है बेटा वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज। और ये पता है क्या करवाता है? जब ये कॉपी कर रहा होता है, मैं ये कहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर क्या आ गया, मैंने जैसा लिखा है, चेंज हो गया ना। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं। पहला कौन सा एंजाइम बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। दूसरा कौन सा है? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज पता क्या करवाता है?
जब ये कॉपी करेगा तो यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवाता है, जैसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। आपको डीएनए में पता होना चाहिए, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवाता है। आप लोग एक बात बताओ मुझे, अगर ऐसे करके हमने अनवाइंड कर लिए, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, तो यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा, बस हो गया रेप्लिकेशन। और क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड का बनना ही होता है। और आपको पता है जो बेसिस होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर इस वाले स्ट्रैंड में एडेनिन होगा मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन। ये तो होगा क्योंकि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, और न्यू स्ट्रैंड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन। और यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये हो गया कैसा बिल्कुल। तो इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि बेसिस एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और इसीलिए मैंने कहा था डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग बोल सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसका मतलब होता है एक स्ट्रैंड हमेशा कौन सा रहता है, पेरेंटल। और जब न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हेल्प करता है बेटा कौन सा एंजाइम, पॉलीमरेज। क्लियर हुआ, ठीक है। तीसरा अगर हम एंजाइम की बात करें तो कौन सा होगा, लाइगेज। ये 3 एंजाइम ध्यान रखना जो हेल्प करते हैं बायो टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मैं इसे कट करूंगा तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा बेटा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। और एक बात हमेशा और ध्यान रखना, जब हम लोग कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं तो दोनों डीएनए में सेम होना चाहिए। जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमने यूज जो यहाँ पे किया है, कहाँ पे किया है, यहाँ पे, वही वाले का यूज कहाँ पे होगा, जिससे क्या होता है, स्टिकी एंड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, स्टिकी एंड। ये अभी मैं समझाऊंगा स्टिकी एंड क्या होते हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, आप लोग बताओ, खुद सोचो, अगर कोई डीएनए कहीं से कट हो जाए और कोई डीएनए कहीं से कट हो जाए, आप लोग पता है हमेशा डीएनए की एक खासियत होती है, उसके साथ हमेशा एडेनिन साथ क्या होता है, थाइमिन ही जुड़ता है। और ग्वानिन के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, मतलब साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन और एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन। अब ये स्टिकी एंड का मतलब ये हुआ, अगर मान लिया यहाँ पे कट किया, सही है, मैंने यहाँ दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से करवा लिया, यहाँ पे दूसरे, तो आप लोग बताओ, अगर हो सकता है वहां पे इस वाले स्टैंड पे एडेनिन हो और इस वाले स्टैंड पे यहाँ पे ग्वानिन हो, तो क्या सेटअप हो सकता है, नहीं हो सकता ना। वहां पे अगर एडेनिन होना चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थाइमिन। तो उसे बोलते हैं स्टिकी एंड। अब हमने क्या किया, दोनों डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया, और मैंने जो ये वाला जीन था, इस वाले जीन को यहाँ पे ऐड कर दिया। इस वाले कहाँ कर दिया बेटा, यहाँ कर दिया। अब बताओ ये वाला डीएनए कौन सा बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ गए आप लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, मतलब जहां पे हमने क्या किया, अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। क्या डाल दिया, अब आप लोग बताओ, इसको मैं वेक्टर नहीं बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये वेक्टर की तरह काम करेगा। वेक्टर का मतलब है अब ये क्या करेगा, होस्ट सेल में लेके जाएगा। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे देखो, मैं ऐसे भी हो सकता हूँ, आपने देखा था कल मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जो प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो कौन सिलेक्ट किया था, इकोलाई नहीं था, साल्मोनेला टाइफी। तो इसको मैं बोल दूं साल्मोनेला टाइफी मीडियम होता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें देखा था सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सही है। उसके बाद सुनो, अब इसको मैंने किसके अंदर इंजेक्ट करा दिया, होस्ट, और होस्ट सेल यहाँ पे कौन होगी, ई कोलाई। कौन होगा, अब आप लोग बताओ, ये ई कोलाई के अंदर चला जाएगा, और ई कोलाई के अंदर जाने के बाद अब ये यहाँ पे क्या करेगा, अपना कॉपी नंबर बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा बेटा, कॉपी नंबर। बस यही तो होती है बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं इसको ई कोलाई ग्रो कराऊंगा अपनी लैब में जाके, और लैब में ग्रो कराऊंगा तो मेरे पास ये सारे जीन बहुत सारे नंबर में हो जाएंगे, और जब ये कोई प्रोटीन बनाएंगे तो मुझे वही प्रोटीन चाहिए थी। क्लियर हुआ, ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसी को बोलते हैं बायो टेक्नोलॉजी, जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि क्या क्या कैसे तरीके से किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। बस ये है बायोटेक्नोलॉजी, और कुछ ना सुनना है, यानी कि हम किसी तरीके से किसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड करें, या मैं अपने पसंदीदा कोई चीज बनाऊं और उसको मैं उसके चक्कर से मैं क्या करूं, जीनोम का यानी कि जीन को मैनिपुलेट करवाऊं, या डिजायर्ड जीन को किसी के अंदर डाल के और उसका कॉपी बनवाऊं, तो वही तो होता है बायोटेक्नोलॉजी। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर गया, ई कोलाई के अंदर, और ये लगातार आप क्या करेगा, अपना कॉपी बनाएगा। क्लियर हुआ, और इसको मैं लैब में ग्रो करा दूंगा। बस ये होता है बायोटेक्नोलॉजी। समझ गए आप लोग। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्लियर हुआ बेटा, अभी तक इतना ही तो पढ़ा है हम लोगों ने, और क्या पढ़ा है नया, कल कुछ नहीं पढ़ा था। क्लियर, कोई बच्चा लिखेगा यहाँ पे,
लिखने की सोच रहे बताओ, नहीं लिखना है तो रहने दो, हटाते हो फिर। फोटो ले लो, अच्छा फोटो लेने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। ले लिया फोटो, चलो ठीक है। फोटो ले लिया, हाँ चलो ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लोग इतनी बात समझ गए। अब अगर हम बात करें, आप लोग बताओ, अगर मैं बात करूं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या मैं बोल सकता हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है, या मैं बोल सकता हूँ बायोटेक्नोलॉजी क्या की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहली, दूसरा बेटा डीएनए लाइगेज, तीसरा पॉलीमरेज एंजाइम, चौथा कोई वेक्टर, वेक्टर मतलब यही प्लाज्मिड, और पांचवा होस्ट सेल जिसके अंदर हम ये ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। तो क्लियर हो बेटा, ये चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग एक करके डिटेल में समझेंगे चीजों को, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी में हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्लियर हुआ, ठीक है। आप लोग पहले ये बात समझ गए कि इसमें क्या क्या है। बस हमें प्लाज्मिड के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मिड मतलब प्लाज्मिड के रूप में हम बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए लेते हैं, कहीं बैक्टीरियोफेज का यूज भी कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता है बैक्टीरियोफेज का यूज हम प्लाज्मिड के रूप में क्यों करते हैं? अगर हम बात करें तो आपको पता है प्लाज्मिड के लिए हम बैक्टीरिया का बहुत तो लेते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए, कभी कभी हम बैक्टीरिया के रूप में उसको लेते हैं, किसको? बैक्टीरियोफेज को। क्योंकि बेटा उसके पास ये खासियत होती है, किसके पास? बैक्टीरियोफेज के पास, कि वो अपना उसका जो डीएनए होता है, क्या होता है, उसको वो अब दूसरा सेल के पास जाएगा तो उसके डीएनए से क्या कर लेता है, लिंक कर लेता है। अगर वो लिंक कर लेगा तो इसका मतलब क्या होगा, बस हमारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, साथ में उसका ही करेगा। और हम ये चाह रहे थे कि जो हम जीन्स डालने बाहर से वो रेप्लिकेट करे, खाली अपना नंबर बढ़ाए बस किसी भी टाइप से। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर, ठीक है। चलो तो हम समझते हैं इसके बाद, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है। बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दो बहुत अच्छे से। ये 12th की आपको मुझे लगता खत्म हो जाएगा, इसमें क्या बचा है बताओ? मैं बायोटेक्नोलॉजी करवा दूंगा, जेनेटिक्स करवा दूंगा, उसके बाद खत्म। इसमें और क्या है? इकोसिस्टम, हाँ ये तो है, ये तो ऐसे चैप्टर है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो गए। ये तो नॉर्मल चैप्टर है। आपको सब कहाँ से आते हो? गांव से आते हो लगभग सब, आपको खेती के बारे में पता है, थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा खाली क्या होता है। चलो यहाँ पे ये वाला चैप्टर धोनी ये साहब आ गए हैं, किसका प्रचार कर रहे हैं? पेंट का, कहाँ से करूँ? मैं सोचता हूँ दिखा रहा था ना गधो। धोनी के लिए दिखा रहा था। यहाँ पे देखो, अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे पहला क्या है बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जहां मैंने एक बार समझ लो, ठीक है, जहां मैंने कहा था टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल का जीनोटाइप चेंज करें तो उसका क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। यानी कि जीन मैनिपुलेशन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर? यहाँ पे देखो लिखा भी टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड thus change the phenotype of the host। उसका फिनोटाइप क्या हो जाए? चेंज। फिनोटाइप का मतलब मैं बार-बार बता रहा हूँ, जीनोटाइप का मतलब पता है क्या होता है? जैसे यहाँ पे कोई बच्चा है, मान लिया लग रहा है बहुत सीधा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, हो सकता है वो कितना गधा हो अंदर से, घर पे जाके क्या हरकतें करता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ तो उसका फिनोटाइप बहुत अच्छा दिख रहा है कि कितना सुशील बच्चा है, अच्छा बच्चा है ना। कुछ लोग होते नहीं है, बाहर से वो अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से कितने शैतान होते हैं, तब पता लगता है, हकीकत पता लगती है। कहाँ है? बिल्कुल, तो उसके मम्मी पापा पूछो ये कैसा है तो बताते हैं ये कैसा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ, तो हमेशा फिनोटाइप के साथ साथ क्या देखा करो? जीनोटाइप भी। फिनोटाइप एक बार को सही ना हो लेकिन जीनोटाइप बहुत अच्छा होना चाहिए हर किसी भी इंसान का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था जीनोटाइप का मतलब होता है कि आपके जीन्स कैसे हैं अंदर से, और फिनोटाइप का मतलब जैसे जीन्स होंगे वैसे ही आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो अगर आपका जीन चेंज हो जाएगा तो आपका फिनोटाइप अपना चेंज हो जाएगा। समझ गए? अगले देखो, अगले कह रहे हैं बेटा दूसरा हमारा था केमिकल इंजीनियरिंग। मैंने कहा था माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री बनाना उस एटमॉस्फेयर को जहां पे तुम कर रहे हो, उस लैब में कर रहे हो, कहां कर रहे हो, ठीक है। कोई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि चूहे को मैं ग्रो करा रहा हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये वाले चूहे मेरे हैं जिसको मैंने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है।
भाई ये तो बैक्टीरिया है, वो तुम्हें दिखेंगे भी नहीं कहाँ पे हैं। और वहां पे सोचो तुम्हारे ग्रो करना है वो तो 100 है, और जो दूसरे ग्रो करना है वो 1 लाख है, तो क्या करोगे? तो तुम्हें यही नहीं कर मिलेगा, समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे चूहा है कोई, मैंने कलर कर दिया, उसका लिख दिया नाम, लिख दिया अंशु, तो वो जो वही जो वो होंगे जो ग्रो कर रहा होंगे, सुनो जो ग्रो कर रहा होंगे मेरे वाले हैं, जो ग्रो नहीं कर रहा है तुम्हारे वाले, होता नहीं ऐसे। पहले हम देखा गाँव में शादियां होती थी तो क्या करते थे, ध्यान है आप लोगों को, मुझे तो पता है खूब। तो ऐसा करते थे जैसे किसी मोहल्ले में शादी है तो वो बर्तन इकट्ठे करता था मोहल्ले से, थोड़े तुम दे दो थोड़े तुम दे दो, ऐसा करते थे ना। जिसकी जरूरत होती है तो वो क्या पता क्या करते थे, कुछ लगा देते थे, लिख देते थे, अपना नाम लिख दिया या ये बना दिया या कुछ बना दिया, अब मैं फिर आ गया है मैंने काम अपना दूसरा कुछ भी ना कुछ वो ऐसा कर देते थे जिससे उन्हें पहचान रहा है कि ये हमारा है, समझ गए। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, यहाँ पे यहाँ तो बैक्टीरिया है बेटा, तो यहाँ पे तुम्हें वो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, यानी कि उसमें ऐसे हो सकता हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगाना पड़ेगा जिससे आपको पहचान रहे कि ये वाले मेरे ही ग्रोथ करेंगे, दूसरे ग्रोथ नहीं करेंगे। क्लियर हो? तो उसको बोलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। अगले देखो बेटा, तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बार बार बता रहा हूँ, यानी कि कोई भी ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर हम डिजायर्ड जीन जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगले कह रहा है जीन क्लोनिंग का मतलब सिंपल सा है कि जब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट के अंदर जाता है तो वो अपना क्या करता है, कॉपी बढ़ाता है, उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, क्लोन बनाना, क्लोन का मतलब सेम वैसा ही बनाना। और अगले कह रहा है जीन ट्रांसफर, तो आपको पता ही है। यहाँ पे हमने ये सब देख लिया था, ओआरआई साइट का मतलब मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, ओआरआई साइट होती है जिससे वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद को अपने आप से ही रेप्लिकेट कर लेता है। अच्छा एक बात और है, वैसे यहाँ पे पता नहीं कि किस आदमी ने बैठ के यहाँ शेड्यूल बनाया है, खुद सोचो बेटा, इसमें जेनेटिक्स का पहले नहीं रखा और पोर्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पहले नहीं किया। हमेशा पहले जेनेटिक्स पहले होना चाहिए। अब आपको मैं ये चीजें आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रही, मैं बार बार बोल रहा हूँ रेप्लिकेट। अब बहुत बच्चे यहाँ पे होंगे रेप्लिकेशन का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, रेप्लिकेशन का मैं बता रहा हूँ लेकिन आप लोग फिर भी याद नहीं रख पाते कोई भी। रेप्लिकेशन का मतलब होता है बेटा डीएनए का कॉपी होना, मतलब जब हमारी सेल एस फेज में होती है तो आपको पता है डीएनए का वन डबल होता है, तो उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन एक बार आप पढ़ चुके होते जेनेटिक्स में तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरा प्रयास करूंगा समझाने का। अगले देखो, अब यहाँ पे जैसे लिखा है टेम्पलेट डीएनए, अब आपको अब ये टेम्पलेट का मतलब होता है फर्मा, फर्मा का मतलब होता है जैसे सपोज मानो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करो, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, एक बार समझ लो फिर से, ये डीएनए है मान लिया, सही है। अगर हम जेनेटिक्स पढ़े होते तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होती है, जेनेटिक्स में यही तो है डीएनए आने के बारे में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे सीक्वेंस होता है, क्या होता है बेटा, सीक्वेंस होता है। आपको पता है मैंने एडिन के साथ में थायमिन होगा और ग्वानिन के साथ क्या होगा, एडिन के साथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन और ग्वानिन के साथ साइड, ये होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि ये जो एक बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये स्टैंड अनवाइंड हो जाएंगे ऐसे के, और अनवाइंड हो जाएंगे उसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक बार सोचो, ये देखो अगर ये ऐसे हो गया, सही है, दोनों स्टैंड अनवाइंड हो गए। अब यहाँ पे मानिए सीक्वेंस हमारा था कुछ, देख लेते हैं क्या था, इधर हो गया। अब यहाँ पे देखो ए के साथ यहाँ पे बताओ किस क्या लगा होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटरी एक दूसरे के, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे थायमिन लगा होगा, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी और यहाँ पे टी, ये तो लगे होंगे। अब आप लोग बताओ, बोलो मत, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से मैंने क्या किया, न्यू स्टैंड बना दिया, एक इधर और एक इधर, ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। आप लोग बताओ ए के सामने क्या लगा होगा हमेशा, यहाँ थायमिन तो होगा, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, सही है। अब अगले के जाओगे तो ए के सामने टी, ये तो होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, यही तो होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अब एक बात सुनो पहले, यहाँ न्यू स्टैंड ये वाला है, आप लोग बताओ इस जो ये वाला स्टैंड है इसकी बेस पेयरिंग किसको देख के हुई है, इस वाले स्टैंड को, तो ये वाला स्टैंड किसकी तरह काम कर रहा है, टेम्पलेट, यही तो पेरेंटल स्टैंड है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है फर्मा, फर्मा का मतलब होता है किसी चीज को देख के उसकी तरह हो जाना। तो देखो यहाँ पे इसको इसका मतलब ये वाला स्टैंड कैसा है, टेम्पलेट स्टैंड, समझ गए। और डीएनए रेप्लिकेशन में हमेशा एक स्टैंड कैसे काम करता है, टेम्पलेट स्टैंड, क्लियर, यही तो होता है। अब आप लोग बताओ, अगर मैं यहाँ से कट कर दूं, मान लिया ये पूरा हो जाए ऐसे मान लो, तो ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए सेम नहीं है क्या, बताओ
सेम है, क्योंकि एक स्टैंड कैसा है, पैरेंटल। क्लियर हुआ? तो ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन में हमेशा डीएनए क्या करता है, अपना एक से दो बनते हैं, सही है, कॉपी करता है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा था मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट का मतलब होता है कि जिसको देख के कॉम्प्लीमेंट्री बनाए बेस पेयरिंग हो, सही है, दूसरे स्टैंड की। क्लियर हुआ? ये रेप्लिकेशन में आप लोग बहुत चीज समझोगे, मैं सारे वहाँ एंजाइम भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अगले देखो, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, पहले बताओ बेटा। अच्छा, वहां से पढ़ेंगे। चलो, यहाँ पे एक बात होती है, इसे इंपॉर्टेंट लगाओ इसको, साल्मोनेला टाइफीमुरियम जो फर्स्ट था, क्या फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, किसने बनाया था बेटा? अरे किसने बनाया था, साइंटिस्ट का नाम हो गया। हाँ, साइंटिस्ट नाम याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स में साइंटिस्ट के नाम पूछ जाते हैं, सही है। अगले देखो, चलो सही है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में चलो फिर से पढ़ेंगे, अभी तो बहुत है। यहाँ से बात करते हैं हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या क्या चीजें होती हैं जो हेल्प करती हैं किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, या मैं बोल सकता हूँ बायो टेक्नोलॉजी में। ठीक है, पढ़े एक करके, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर होगा। अभी जो चीजें बताइए आप लोगों को, अभी कोई ऐसी चीज बताइए जो आपको ना पता हो। अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, फिर से पूछो। अगर किसी को डाउट हो कुछ, किसी दोबारा बता दो उसके बारे में, नहीं पूछना, दोबारा से हम पढ़ेंगे भी। चलो देखो क्या क्या चीजें हैं बेटा। यहाँ पे देखो, कह रहा है नाउ वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग या और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलो चाहे बोल दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बात तो एक ही है। कह रहा है कैन बी अकॉम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। क्या क्या? पहला क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने कहा था जब तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही नहीं होगा तो तुम कट कैसे करोगे, किसको, डीएनए को, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर। दूसरा बेटा क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम का मतलब मैंने सिंपल सा बताया था, न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वहां पे न्यू स्ट्रैंड बनता है, तो वो किससे बनता है, पॉलीमरेज एंजाइम। तीसरा मैंने कहा था लाइगेज। अगर तुमने कट कर दिया है और तुम डिजायर्ड जीन होगा जो, उसको जोड़ोगे तो कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर गम। वो वाला गम नहीं, तुम समझ रहे हो। ये कौन सा है, ये है गोंद, मॉलिक्यूलर गम, ठीक है। आगे देखो, और लास्ट बेटा क्या है, वेक्टर। क्या है, वेक्टर होना चाहिए, यानी प्लाज्मिड होना चाहिए। और नेक्स्ट जो बचा वो क्या बचा बेटा, होस्ट ऑर्गेनिल, जिसके अंदर हम लोग ये ट्रांसफर करेंगे जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको। समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ? तो क्या क्या यूज पड़ती है, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा पॉलीमरेज, तीसरा लाइगेज, चौथा वेक्टर और पांचवा होस्ट ऑर्गेनिल। इतनी चीजें होनी चाहिए तब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, या मैं बोल सकता हूँ क्या होता है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में को हम लोग एक कर सकते हैं। अब एक करके बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है तुम्हारा वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ से बेटा हर साल एक क्वेश्चन आता है, एक या दो, हर साल कतई छूट ही नहीं सकता। और बेटा ये और बता दूं आपको, इन दो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं 10-11, हमेशा ध्यान रखना। अब सोचो यही लाइनों से क्वेश्चन आएंगे, खाली आपको कहीं सुनना आएंगे, और सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप बड़े आराम से कर दोगे, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ते रहो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ये तो मैंने बता दिया आपको, एक किसकी तरह काम करता है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या होता है, आणविक कैंची। हाँ, कैंची का मतलब कट करने वाला। तो देखो हाँ सही है, कह रहा है इन द ईयर 1963, ये कब की बात है, 1963, यानी कि हमारा देश आजाद हो गया है। अरे ऐसे भी ध्यान रखा करो, कुछ चीजें ध्यान आ जाती हैं कि हाँ मॉलिक्यूलर सीजर, इसका मतलब वहां पे समझ आया था कि देश आजाद हमारा हो गया था। तो 1963 की बात, ठीक है, चलो ठीक है। अगले कह रहे थे टू एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli वर isolate। यहाँ पे ये कह रहा है, ये देखो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो इकोलाई है, इकोलाई उसके जो बैक्टीरियोफेज है, क्या है बैक्टीरियोफेज, उसका डीएनए जो है वो बार बार उसके ऊपर, मतलब ग्रोथ का मतलब है उसको ग्रोथ, वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहा है, मतलब वो कट हो रहा है लगातार। कट का मतलब है कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए जाता था तो कई पार्ट में क्या हो रहा था, डिवाइड। और जब वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता तो उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, किसके पास, इकोलाई के पास, जो लगातार क्या कर रहा है उसको
कट कर रहा है। दूसरी बात सुनो, तो यहाँ पे देखो कह रहा है द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल। दो एंजाइम का मतलब कौन से हैं, लिख लो आप लोग। एक है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अभी ये अगले बताएगी किताब में लग रहा है। और दूसरा बेटा कौन सा है, मिथाइलेज। मिथाइलेज क्या है, अब आप लोग समझ लो क्या करते हैं। यहाँ पहले लिख रहे हो, देखो पहले यहाँ नहीं लिखा है किताब में, कैसे किताब बने इन सेकंड नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन जब निकले जाए। देख लिया, देखो अब इनका मतलब समझो पहले। यहाँ पे उन्होंने एक बात बोली है, द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इश्चेरिचिया कोलाई। देखो यहाँ पे समझो पहले बेटा, यहाँ पे देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक यहाँ पे ये मान लिया क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया है, और जो कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। यहाँ पे इन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफेज क्या है बेटा, वायरस है, क्या है, ये अकेला वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और ये गंगा जल में पाया जाता है। तभी तो क्या होता है, अब यहाँ पे गंगा जी में गए थे, कौन गया था, ये भावना गई थी ये तो ये यहाँ पे 30 वाली नदी में, कौन सी वाली है, 2 वाली है। अच्छा इसको भी पवित्र नदी मानते हैं, क्या बात है, मानते हैं, हम भी सुनते रहते हैं ना। अच्छा चलो, यहाँ पे घाट भी तो है, मैंने सुना बहुत लोग ऐसे कर रहे थे कि वहाँ घाट है, वहाँ नहाने जाना है, ये सब है। हाँ ब्रह्मचारी घाट है भी यहाँ पे है। वही तो देवा नदी है। अच्छा देवा नदी यही तो है, ये वाली पीली से बल्ली जाती है, उसमें पड़ती है। अरे यही तो है बोल वाली, जो बाढ़ जाती है ज्यादा यही है। तो बेटा अरे चलो वो कहीं भी होगा, मुझे नहीं पता, अरे कहीं भी ना रहे ना, नदी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घाट हो ऐसा ना पूजा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ये देखो पहले आप सुन लो मेरी बात, सुन लो बेटा, नहाने को चले गए थे। देखो मैं आपको नॉलेज बता दूं, बेसिकली अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग कोई सी नदी नहा लेंगे तो पाप या पुण्य से हो जाएंगे, नहाना ठीक है, लेकिन वैसे अगर नहाना चाहिए तो मात्र किसमें, गंगा जी में। गंगा जी को पवित्र नदी मानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने तालाब में जाके नहाऊंगा, नहा लिया है। और अब वैसे मानो तो आप नल के पानी से नहा लो, वो भी कैसा होता है, गंगा जी। और किसी ने कहा नहीं, क्या बोलते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप लोग खुश हो, अगर आप लोग खुश हो तो इसका मतलब आपके घर में गंगा है, और अगर आप लोग दुखी हो तो वहां पे भी आपका पर्स चोरी हो जाएगा, ठीक है, मेला में भी जाकर कोई कपड़े ले जाएगा, समझ रहे। लेकिन अरे आपने वो मूवी देखी, कौन सी मूवी देखी है, अरे वो देखी नहीं है, रन मूवी देखी है आपने, रन बहुत पुरानी मूवी है। वो जाता है अपने दोस्त के यहाँ दिल्ली, वो अपने पापा से कहता है, वो उसे कौवा बिरयानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो कहता है कि जा रहा है दिल्ली, मजे करेंगे दोस्त के यहाँ, हैं? हाँ उसमें कॉमेडी में सीन देखे, पूरी नहीं देखी फिलहाल मैंने, कॉमेडी सीन देखे। तो उसमें वो जाता है घूमने, और वहां पे एक होता है, कहता है गंगा जी में नहा लो, नाला होता है उसमें खुदा के, और वो कपड़े लेके भाग जाता है। तो वहां पे इतना दिखाया गया है कि तुम लोग अगर बाहर जाओगे, जैसे अभी आप लोग इतने खुश रहते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती, अगर आप दिल्ली में पहुंच गए, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप दिल्ली में पहुंचे हो और आप लोकल की बस में बैठे हो, तब तक बेटा आपको 5 बार अपना फोन चेक करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया 1 घंटा तक, तो मुझे लग रहा है कि 90% केस में नहीं होगा आपके जेब में फोन। अरे तो ऐसे बच गए होगे धोखे धागे, तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। वरना लगभग बहुत ज्यादा वो होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, ये आपके साथ घटना घट जाएगी, कोई बैग ले जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप लोग सही हो, पीलीभीत में हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र घूमते हो। अगले देखो चलो टॉपिक बात में वापस। तो वहां पे मैं ये बता रहा था, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो गंगा जल में पाया जाता है। बोलो मत बेटा,
गंगा जल में पाया जाता है। तो हम लोग जो गंगा जी में नहाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो स्किन डिजीज होंगी, बैक्टीरियल डिजीज, वो सब क्या हो जाएंगी, सही, क्योंकि आपके जो स्किन होगा उससे क्या आ जाएगा, उस पे बैक्टीरियोफेज वायरस। अब इसका क्या रीजन है कि उसी पानी में क्यों है, तो ये तो एक, अब तुम इसे पवित्र मानो या फिर कोई महिमा मानो किसी की, लेकिन मैं तो ये कहूंगा जहाँ से गंगा जी निकली है शायद वहां पे कुछ ऐसा पहाड़ों पे हो जहाँ से वहां वायरस का कुछ तरीके से फॉर्मेशन हो रहा हो, और इसीलिए मानते हैं, इसीलिए आपको बताओ गंगा का जो पानी होता है वो आप लोग 2 साल 3 साल 4 साल कहीं कभी तक बोतल में रखो, कभी वो बेकार नहीं होगा। अगर आपने ये वाला पानी रख दिया तो 1 साल के अंदर एलगी छोड़ो, वो पानी आपको ऐसे महक नहीं, मतलब वो कर मिलेगी बर्दाश्त, इतना ज्यादा बेकार हो जाएगा। और वो वाला पानी सिम करते सेम पैसे निकलता है जैसे हम लेके आए थे, ऐसे सबके घर में रखा होगा, आपको पता होगा, पूजा वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से करते हैं, सही है। ये देखो, अब ये देखो बेटा, जो हम अब सुन लो, तो यहाँ पे कह रहा है ये क्या था, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, और इसका ये क्या है, डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 एंजाइम, एक था बेटा इसके अंदर, एक तो डीएनए इसका होगा, और यहाँ पे ये बोल रहा है एक एंजाइम होता है मिथाइलेज, कौन सा होता है, और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे वैसे जो बैक्टीरियोफेज होता है इसको खत्म करेगा, सही है, इसका डीएनए से लिंक कर लेगा और अपना टाइप का प्रोटीन बनवाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, क्यों, इधर देखो। अच्छा मैं इसका काम बता दूं, इसके किताब में शायद बताया नहीं, मिथाइलेज, इधर देखो, लिखा है क्या, इसका मतलब ये क्या, पता है क्या करता है, इधर देखो, ये डीएनए के दोनों एंड पे मिथाइलेशन करता है। मिथाइलेशन का मतलब होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे CH3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CH3 ऐसे ऐड कर देता है, देखो ये, जिससे क्या होगा, ऐसे बोल सकता हूँ, इसने कर दिया मिथाइलेशन, क्या कर दिया बेटा। अब ये डीएनए है, ये वाला डीएनए इसका खुद का, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं होगा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूलर सीजर जो एंजाइम होता है उससे प्रोडक्ट करता है कौन, मिथाइलेज एंजाइम। और दूसरा जो, जब इसने अपना डीएनए डाला तो ये बेटा बहुत पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, किसकी वजह से, रेस्ट्रिक्शन। तब साइंटिस्ट को लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एंजाइम है जो दूसरे डीएनए क्या कर रहा है, कट कर रहा है। समझ गए आप लोग ये बात क्या थी, ठीक है, तो हटाओ उसे, चलो ये देखो, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1963 में द 2 एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. One of these added methyl group to DNA. एक के पास क्या था, मिथाइल ग्रुप था, यानी कि मिथाइलेशन किया हुआ था, यानी कि मैं बोल सकता हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैपिंग कर दी थी, ऐसे बोल सकते हो। और कह रहा है बेटा 2 DNA while the other cut DNA, और कह रहा है दूसरा वाला क्या हो रहा था, कट जा रहा था, कौन सा वाला, वही बैक्टीरियोफेज का। और कह रहा है द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेशन। तो आप लोग पूछ सकते, इसमें कोई सा भी देखो, एक बात होता है ना, बायोटेक्नोलॉजी छोटा चैप्टर है, दोनों चैप्टर छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इतने सारे आते हैं तो क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है हर लाइन से, इसीलिए यहाँ की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, पहला ध्यान रखना है आपको ये इस्चेरिचिया कोलाई, सही है, और कौन सा बैक्टीरियोफेज ग्रोथ कर रहा था, और दूसरा ध्यान रखना है आपको 2 एंजाइम, एक मिथाइलेज और एक कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझ गए, ये कब की बात है, डिस्कवरी की, कैसे करके, वे बाद में इन्होंने इसको बोला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर। अगले कह रहे थे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार नो। पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज था वो कौन सा है, हिंट सेकंड, कौन सा है, हिंट सेकंड। कह रहा है whose functioning depends on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. It was found that hint second always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, सुनो पहले देखो, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। मैं ऐसे बोल सकता हूँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कौन सा, एक होता है बेटा एक्सोन्यूक्लियस, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में, यहां से तो हर लाइन से क्वेश्चन आए नीट में, समझ लो। और एक कौन सा था बेटा, एंडोन्यूक्लियस। खाली डिफरेंस का दोनों क्या है, डिफरेंस का क्या है, एक्सोन्यूक्लियस होता है जो वो कट करता है डीएनए को एंड से, कहां से करता है, एंड से। एंड का मतलब है जैसे ये डीएनए है तो इसको साइड से यहां से कट करेगा, समझ गए आप लोग। और ये जो होता है एंडोन्यूक्लियस,
ये कहाँ से करता है? स्पेसिफिक पोजीशन मतलब मिडिल पीस से, यानी कि बीच से करता है। और बीच से मतलब जैसे ये डीएनए है यहाँ से कट कर देगा। समझ गए आप लोग? तो एंडोन्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 6 बेस पेयर। इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक सीक्वेंस बनता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बनता है? ये क्या बनाता है? एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाता है, जिससे बेटा स्टिकी एंड बन जाए। क्या बन जाए? आपने देखा होगा, एक बात देखी होगी आपने, जब कोई दीवार बन रही होती है, दीवार, ये दीवार बन रही है, अगर आप ये कह दो कि मैं इसके अगले नहीं बनवाऊंगा, तो मिस्त्री कैसे करके छोड़ता है दीवार को? ऐसा नहीं एक साल करके छोड़ देता है, वरना तुम कंटिन्यू कैसे कर पाओगे दूसरी दीवार? अरे सबने घर बनवाया होगा, बताऊंगा आप लोगों को। वो एक ईंट बाहर निकाले तो एक ईंट अंदर कर ऐसे छोड़ता है। अगर बना के दिखा दूं, कुछ घरों ने देखा ही नहीं है अभी। ऐसा नहीं है बेटा कि ये दीवार उसने ऐसे छोड़ दी, ऐसे करके। अगर ऐसे वो छोड़ देगा तो आप लोग बताओ, आप लोग कंटिन्यू कैसे करोगे अगली दीवार? वरना वो वाली दीवार गिरने जाएगी। ये ऐसे नहीं छोड़ता है, वो ऐसे नहीं छोड़ता। वो पता कैसे छोड़ता है? ये वाली ईंट ऐसे बाहर रखेगा ये, और एक अंदर ऐसे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो तुम कंटिन्यू दीवार करोगे तो वो ईंट इसमें फांस सके, और इससे दीवार कंटिन्यू वैसे ही बन पाए। समझ गए हम लोग? और दीवार ना गिरे। अब आप लोग सुनो, ऐसी स्टिकी एंड का मतलब होता है, स्टिकी एंड का मतलब होता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि एडेनिन के साथ हमेशा क्या आना चाहिए? थाइमिन। और ग्वानिन के साथ क्या आना चाहिए? इसीलिए यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है पहचान वाली साइड। किसी भी एंजाइम की एक रिकॉग्निशन साइड होती है, जिससे वो वहीं से कट करेगा जहां से करना होगा उसे, हर किसी से नहीं, हर कहीं से नहीं करेगा। अगले कह रहा है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। और ये सीक्वेंस कितने बेस पेयर का होता है? 6 बेस पेयर का होता है। 6 का मतलब पता है क्या है? देखो यहाँ पे बेटा अगर A G G, अब आपको समझ लो थोड़ा सा, ये देखो अगर यहाँ पे A है तो, और मैं लग रहा हूँ G G C C D ऐसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है? अब आप लोग बताओ इसके सामने क्या आएगा? ये आएगा, इसके सामने G C C D। आप लोग बताओ कितने बेस पेयर हैं? 6 नहीं है क्या? 6 ही तो है। अब आप लोग बताओ, अगर हम इधर से पढ़ रहे हैं तब भी A G G C C T, और इधर से पढ़ रहे हैं तब भी क्या आ रहा है? A G G C C T। इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। समझ गए आप लोग? इससे फायदा क्या होता है? सुनो, अगर एक डीएनए का मैं ऐसे कट कर दूं और दूसरे डीएनए का भी सेम ऐसे ही कट करूंगा, तो उसका एक स्टैंड होगा, उसमें ये वाला सीक्वेंस आएगा, और एक स्टैंड में कौन सा आएगा? ये वाला। तो हमेशा क्या होगा, जब वो जोड़ेंगे आपस में तो ए के सामने टी बैठ जाएगा, जी के सामने सी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, सी के सामने डी के सामने ए। अगर बेटा आप लोग बताओ, अगर ये वाला सीक्वेंस ना होता तो हो सकता है वहां पे टी दूसरे डीएनए का, हमें क्या पता, तो यहाँ पे हो सकता है टी ए की जगह जी आता है, यहाँ पे तो जुड़ जाता है, कभी नहीं होता ना। तो इसी को बोलते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड मतलब होता है चिपक जाएंगे आपस में। समझ गए? और मैं इसे डिटेल में अभी फिर से बताऊंगा। ये पढ़ लो पहले। कह रहा है दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंट सेकंड। इसका मतलब है कि अब फिर सुनो बात, हर किसी एंजाइम का, हर किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक रिकॉग्निशन साइट होती है, यानी कि जो जहां से कट करेगा वो हमेशा वहीं से कट करेगा, कि कहीं दूसरे से नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा था बेटा कि हम लोग जब दोनों डीएनए लेते हैं, जैसे एक डिजाइड वाला हो गया, जीन वाला डीएनए, और ये कौन सा हो गया? प्लाज्मिड वाला हो गया, तो दोनों को जो कट करेंगे वो हमेशा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से करेंगे, जिससे स्टिकी एंड बन जाए। मतलब सेम का मतलब होगा कि वह वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां भी वही बेस पेयर चूज करेगा, और इस वाले में भी कौन सा करेगा? वही बेस पेयर, जिससे दोनों डीएनए आपस में क्या हो जाएं? ज्वाइंट हो जाएं। वरना क्या वो हो पाएंगे? बताओ। और जो पहचान होती है डीएनए की, उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। मतलब जहां पे उसका स्पेसिफिक लोकेशन होती है, जहां से वो क्या करेगा? कट। अगर मान लिया, देखो जैसे तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मान लिया ए हिंट सेकंड है, क्या है? अगर बेटा ये ए जी जी सी सी टी, इसका ये है क्या है? रिकॉग्निशन साइट। तो हमेशा ध्यान रखो, ये जब ये सीक्वेंस आएगा डीएनए में, अब यहाँ तो दो डीएनए की बात हो रही है ना, एक कौन सा वाला? डिजाइड जीन वाला, और एक कौन सा? प्लाज्मिड वाला। तो दोनों में अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो इसका मतलब दोनों के स्टिकी एंड बन जाएंगे फिर, और दोनों का सीक्वेंस क्या होगा? यही वाला। समझ गए आप लोग? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कोई दूसरे को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे स्टिकी एंड बन जाए, इसीलिए। समझ गए आप लोग?
तो इसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जहां पे यानी कि फॉर हिट सेकंड, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि हर किसी, मैं ऐसे सिंपल बता रहा हूँ भाषा में, हर किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होती है जहां से वो क्या करता है, कट करता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगले देखो कह रहा है बिसाइड हिट सेकंड टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग खाली हिट सेकंड ही होता है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 203 स्ट्रेन। आप लोग स्ट्रेन जानते क्या होता है? स्ट्रेन क्या होते हैं बताओ, स्ट्रेन क्या होता है? अब एक करो, ये स्ट्रेन होता है, बैक्टीरिया होता है, सपोज बैक्टीरिया ले लो, उसकी अलग अलग प्रजाति, वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेन हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, आपने जेनेटिक्स पढ़ा तो वहां पता लगता है, जैसे कोई बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है, कोई कैसा होता है, नॉन पैथोजेनिक, तो ये दो स्ट्रेन हो गए बस, समझ गए, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। अगले देखो, ऑफ बैक्टीरिया ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे हर लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं हर लाइन को आपको डिटेल में बता रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बेटा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो कितने हो चुके हैं, 900, और कह रहा है कितने स्ट्रेन से, 203 स्ट्रेन, मतलब 203 का मतलब है 230 बैक्टीरिया के टाइप के बैक्टीरिया से हम लोग टोटल 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देख चुकी हैं। और कह रहा है हर एक किसी एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट क्या है, अलग अलग। अलग अलग का मतलब है, इसीलिए साफ साफ लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है, मतलब हर किसी की रिकॉग्निशन साइट क्या होगी, अलग अलग। ये ऐसी मान लो पहचान बेटा, हाँ जैसे आपका आधार नंबर सबका अलग अलग होगा, सही बोला ना मैंने? हाँ सही तो, फोन नंबर आपका अलग अलग होगा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या कोडॉन के लिए, हाँ ये बात सही है। तो ऐसे चलो वो बात सही है, और यहाँ पे आप लोग समझ गए किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कोई भी रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, अलग अलग, सही है। चलो अब यहाँ तक बताओ, किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है, क्लियर है बेटा? यहाँ पे यहाँ स्टार मारेंगे आप लोग, यहाँ पे जो लिखाई है स्ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कितने स्ट्रेन से कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्टेटमेंट दे देगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा, एक बात और बताऊंगा आपको, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन स्टेटमेंट से आता है, स्टेटमेंट वो देता है और आप लोग बताना होता है, ठीक है। अगले देखो, बेटा अगले देखें, यहाँ क्या है, कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द। अब देखो आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे एक एंजाइम होगा इकोआर फर्स्ट, क्या होगा, इकोआर फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग कैसे करते हैं, मतलब हमने कैसे किस बेस पे नाम रखा है इकोआर फर्स्ट, या हमने किस बेस पे रखा है हिंट सेकंड। समझ गए आप लोग, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम होते हैं उनकी हम कैसे नेमिंग करते हैं। चाहे आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख लो, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग कैसे करते हैं। आराम से पढ़ो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें। तो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हिंट सेकंड हो गया, एक बार फर्स्ट हो गया, आप लोग और भी सारे पढ़ोगे तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो समझते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर, यानी कि जो एंजाइम का फर्स्ट लेटर होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, ई, क्या है, ई, और कह रहा है बेटा फर्स्ट लेटर जो ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस, किसका, जहां से जिस बैक्टीरिया से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब बताओ, ई का मतलब अभी तक तुम्हें शायद बताओ किसका नाम लग रहा है, इश्चेरिचिया कोलाई। तो इसका मतलब जीनस नेम उसका क्या है, इश्चेरिचिया, तो वहां से हमने क्या उठाया है, ई। समझ गए हम लोग, यानी कि जीनस का फर्स्ट लेटर एंजाइम का नाम रखने के लिए क्या लेते हैं, जीनस का, किससे, जो बैक्टीरिया होता है उससे। अगले कह रहा है एंड द सेकंड दो लेटर, ये वाले दो कह रहा है कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम व्हिच दे वर आइसोलेटेड, यानी कि दो वर्ड हम जो सेकंड वाले होते हैं वो कहां से लेते हैं, उसके स्पीशीज से। जैसे आपने देखा इश्चेरिचिया कोलाई, तो इसका मतलब सीओ हमने कहां लिया है, उस बैक्टीरिया से, कोलाई से, और ई कहां से लिया, उसका फर्स्ट लेटर लिया है जीनस का। समझ गए,
इको आ गया। अगले कह रहे एग्जाम्पल लिखा है इको आर फर्स्ट, ठीक है, देखो कम्स फ्रॉम इस्चेरिचिया कोलाई R/13। अब इसका ये स्ट्रेन का नंबर है, स्ट्रेन का मतलब है स्पीशीज नंबर, वो स्पीशीज में कितनी वैरायटी होती है ये उसका नंबर है, ठीक है, स्ट्रेन का। कह रहा है इन यूआर फर्स्ट द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, अब आर का ही बात सुन लो पहले, एक फिर इसके बाद इसका करेंगे। कह रहा है आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, मैं बोल रहा था, मतलब स्ट्रेन का मतलब वो, जैसे आपने डॉग है, डॉग भाई कुत्ता है कोई, या गेहूं ले लो, जैसे गेहूं का मतलब ट्रिटिकम एस्टियम होता है, उसका क्या होता है ट्रिटिकम एस्टियम, क्या गेहूं की एक ही वैरायटी है? बहुत सारे स्ट्रेन है, ऐसी बैक्टीरिया के मान लो बहुत सारे स्ट्रेन, समझ गए हम लोग, नाम सेम होगा लेकिन उसके स्ट्रेन क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। ऐसी जैसे डॉग है उसकी कितनी सारी वैरायटी है, तो बहुत सारी है ना, ऐसे। अगले कह रहा है रोमन नंबर, बेटा रोमन नंबर जो लिखा होता है, जो भी लिखा होता है थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो वहां पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रोमन नंबर फॉलोइंग, रोमन जानते हो क्या होता है, क्या होता है, अरे कैसे होते हैं, रोमन लिख लेते हो सब लोग? अच्छा बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा? चलो ये आरती बताएगी, ये बताओ, स्टार्टिंग में तो लिख लोगी, ये बताओ 100 को कैसे लिखते हैं? सी, रोमन नंबर बताओ 100 का सी लिखते हैं, सही है, मुझे नहीं पता है। अच्छा 10 को कैसे लिखते हैं, 10 को एक्स मार देते हैं। अच्छा बताओ 9 कैसे लिखते हैं, तो बताओ बताओ। एक्स आई तो 11 हो जाएगा, सही है, ये तो होता है, चलो सही है। ये तुमने लिखे होंगे क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत लिखे होंगे, लिखते रहे थक गए होंगे हैं, फिर तो कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे हैं? चलो वो दिमाग में छपे पड़े हैं वैसे ही हैं अभी तक, 8 9 कैसे करके आए हैं 9 10 तक हैं, उसके बाद थोड़ी सॉलिड मिली, फर्स्ट ईयर में आ गए, 12th में आ गए, अब फिर से दुखी हो गए हैं। आगे देखो क्या है, रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन व्हिच द एंजाइम पर आइसोलेट फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि उस जो बैक्टीरिया है उस स्ट्रेन के बैक्टीरिया का वो कौन सा एंजाइम है जो आइसोलेट किया जा रहा है, वो कौन सा नंबर होता है, रोमन नंबर। क्लियर हो बेटा? तो मैंने क्या बोला फिर समझो, अगर मैं नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करूं तो हम लोग जीनस और स्पीशीज किसी भी भाई कोई भी एनिमल हुआ उसके दो नाम होते हैं, एक होता है जीनस नेम, एक होता है, जैसे आपका नाम क्या है बताओ, होमो सैपियंस, तो आप लोगों का होमो क्या है, जीनस, और सैपियंस क्या है, ऐसे किसी का भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई बैक्टीरिया है, बोलो मत, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका हम नेमिंग करते हैं, क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो जीनस का फर्स्ट लेटर लेते हैं, स्पीशीज के 2 लेटर लेते हैं, इसके बाद जो एक लेटर लेते हैं वो किसका लेते हैं, उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन का, स्ट्रेन कौन सा है वो, नंबर कौन सा है, और जो रोमन नंबर लेते हैं वो क्या लेते हैं कि उसका वो कौन से स्ट्रेन से कौन सा एंजाइम है जो आइसोलेट किया जा रहा है उस बैक्टीरिया से, समझ गए हम लोग? तो ये सब कैसे करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। जैसे साफ साफ सुन लो बेटा, जैसे नाम है इसका इको आर फर्स्ट, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्या है, और मैंने डबल ओ नहीं बना दिए, गलत दिखाया ना, चलो कोई बात नहीं, हटाओ इसको। यहाँ पे देखो इको, अब ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है, सही है। अब देखो ई मतलब इस्चेरिचिया, सीओ मतलब कोलाई, आर उसका स्ट्रेन हो गया, कौन से टाइप वाला है, और फर्स्ट कौन सा हो गया, पहले नंबर का है जो स्ट्रेन उस स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोग नेमिंग समझ गए, बताओ किसी को डाउट तो नहीं है अभी तक? एक बार जल्दी से पहले का रिवाइज कर लो, फिर हम लोग नए टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, अगले से करो एक बार रिवाइज जल्दी से। और बेटा आप लोग कोचिंग मिस मत करो, ठीक है, जो बच्चे छुट्टी कर रहे हैं छुट्टी मत कर जाता।
रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। बेटा बोलो मत। पानी पी ले बच्चा, पानी पी ले, क्या थे हो? इतनी सेवा क्या कर रहे हो बेटा? चाय बनाने दो। अच्छा तुम्हारे लिए है, मेरे लिए क्या? खाना भी दिया करो, वो मैं खा लेता हूँ बेटा। रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? सब बच्चों ने कर लिया? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? तो अगले बढ़े, कर ले रिवाइज। चलो देखो, अगले हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, आप देखो कैसे क्या होता है वो समझ लो, ठीक है? मैंने कहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? हमने नेमिंग देख ली, हमने देख लिया फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, देख लिया बेटा, और हमने ये भी देख लिया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई। कैसे हुई? तो मैंने कहा कि जो बैक्टीरियोफेज था वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था, वहां से हमें पता लगा कि कोई ना कोई ऐसा एंजाइम है जो क्या कर रहा है, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर रहा है, ठीक है? उसके बाद ये कब की बात है बेटा? 1923 हुआ था, उसके बाद की बात है, 1963। इसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कौन सा है, हिंड सेकंड, कौन सा है? क्लियर है बेटा इतना? दूसरा मैंने आपको बताया कि नेमिंग कैसे करते हैं, तो मैंने कहा जीनस नेम, स्पीशीज नेम, जीनस का फर्स्ट लेटर खाली और स्पीशीज के दोनों दो लेटर ध्यान रखना, दो लेटर है। और इसके बाद मैंने कहा आर जो होता है या कुछ भी लिखा है जो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला लेटर जो होता है वो कौन सा होता है, वो स्ट्रेन कौन सा है बैक्टीरिया का। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना नीट पे 100%। और इसके बाद जो फर्स्ट सेकंड लिखा है या कुछ भी लिखा है उसका मतलब है वो स्ट्रेन से रोमन नंबर, उस स्ट्रेन से वो कौन सा वाला, कहाँ जा रहे हैं दोनों लोग बात करोगे? इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि वो इस स्ट्रेन से कौन सा वाला नंबर है किसका, वो एंजाइम का। क्लियर हुआ? जो हमें आइसोलेट करना है। चलो ठीक है, अब अगले देखो, कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्जर आर, देखो बेटा देखो, तो लार्जर क्लास, एक क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियेज। मैंने कहा था ए ऐसी कहीं लगा है तो उसका मतलब एज का मतलब क्या होता है, एंजाइम होता है। अगले देखो, होगी बात, तो तीन बात करके आया क्या बात है? ठीक भाई, ये ना दुआ करो बेटा। तुम्हारा अच्छा भाई प्रॉब्लम है, एक है हॉस्पिटल वाली, डॉक्टर बन गए, आधे डॉक्टर बन गए हो गए, इंजेक्शन लगा लेते हो? एक बार बता ना, इंजेक्शन लगा लेते हैं? कौन से लगवाएंगे? मैं इंजेक्शन क्वालिफाइड डॉक्टर से लगवाता हूँ, किससे लगवाऊंगा? अगर मुझे दुनिया में ज्यादा डर लगता है वो इंजेक्शन से लगता है। आप लोग पता भी होना चाहिए बात, मैंने बताइए एक बार और बताइए। मुझे फीवर 10 दिन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दवाई में एक महीना खा लूंगा लगातार, लेकिन अगर मुझसे कोई वैसे इंजेक्शन लगवाना है, मैंने बेटा अगर तुम्हें शायद मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोलता हूँ जो बात बोलता हूँ, मैंने अपने होश में मात्र एक बार इंजेक्शन लगवाया है, और वो भी कोचिंग का बच्चा मुझे बाइक बिठा ले गया, बोले सर आज आपको लगवाना ही पड़ेगा। और वो ऐसी कंडीशन थी कि मैं ना लगवा दो शायद दुनिया में होता ही नहीं। कैसी कंडीशन थी सुनो, मैंने अपने उसमें कभी इंजेक्शन लगवाया आज तक, हालांकि मैं इतना बीमारी नहीं पड़ा कभी जो इंजेक्शन लगाना पड़ता। वही बता रहा हूँ, वही कैसे बताऊंगा। हाँ ऐसे ध्यान करवा रहे तुम, एक बार वैक्सीन लगवाया जैसे कोई सुनो, वो देव सर पकड़ के ले गए जबरदस्ती, देव सर नहीं जितना नहीं बोल रहा हूँ, सुनो अभी डेंगू हुआ था, डेंगू लास्ट ईयर
मेरी सारी प्लेट्स गायब। मैं जाऊँ कितनी कमजोरी क्यों आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा, पढ़ा रहा हूँ तो बहुत दर्द हो रहा था सर में, शरीर में, ठीक है। तो सुनो बात को, फीवर आ गया, दवाई खाता रहा 10 दिन, कतई मतलब कतई कंडीशन ऐसी हो गई कि उसके बाद कोई मतलब बचने का उम्मीद ही नहीं। तब मैंने घर बताया, क्योंकि घर वाले बहुत टेंशन ले लेते हैं ना एकदम। वो नहीं, और मेरा हम दोनों एक ही केस बन गया था कल से। अब क्या हुआ, एक लड़का, जैसे तुम लोग डॉक्टर आते हो यहाँ पे, एक दो डॉक्टर होते हैं लगभग, जैसे यहाँ पे प्रेमपाल है, और भी है कोई, मुरली है, ऐसी वहां एक बच्चा था। वो सिम्टम देख के समझ गया, बोला सर आपको क्या होता है। मैंने कहा ये होते हैं कि मुझे सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद ये पूरी बॉडी दर्द हो रहा है और एनर्जी नहीं लगी, भूख नहीं लग रही है। तो बोला सर आप बैठ के बैठो। अब मुझे नहीं पता था वो लैब में ले जा रहा है, और मैं इसलिए बच रहा था कि मुझे टेस्ट करवाऊंगा तो उसमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। मैं करवा नहीं रहा था, मैं मतलब सही हो जाऊंगा, कैसे भगवान की कृपा से हो जाऊं, इंजेक्शन लगवाना ना पड़े। अब वो बोला वहां जाके, बोला सर अब तो इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। तो मैंने भाई उससे कहा, मैंने कहा एक ही बार निकाल लिए यार, इतना ब्लड निकाले। अगर तूने दोबारा कहा तो सब भले ही कुछ हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं करवाऊंगा। तो बोला टेंशन ना लो सर जी, आप बैठ जाओ। फिर उसने हाथ पकड़ा, इंजेक्शन लगाया, मेरे ब्लड निकाला, तो पता लगा कि बहुत तगड़ा वाला डेंगू, मतलब इतनी प्लेट्स कम हो गई 30,000 मात्र। तो मैं सीधे हॉस्पिटल गया, वहां पे एडमिट हुआ, घर पे फोन किया कि 30,000 लगी है। और फिर ये देखो पहले अगले दिन इतनी कंडीशन पता लग जाता है हमें कोई चीज, तो फिर ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। जब ना पता हो, पहले सोचो, अगले दिन मैं हॉस्पिटल में ऐसा था कि मुझे सामने से ही दिख नहीं रहा था, लोग देखने वाले आ रहे थे, और उससे अरे मरीज को देखने के लिए सुनो और उससे पहले दिन मैं कोचिंग पढ़ा रहा था। ये कंडीशन सोचो कितनी बड़ी बात है। जब मुझे पता लग गया तो एक रात में इतनी कंडीशन खराब हो गई। तो फिर क्या होगा, हाँ, तो मैं 7-8 दिन एडमिट रहा था हॉस्पिटल, तो खैर डॉक्टर ने बचा लिया, वो अच्छा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये समय नहीं लगवाता हूँ, तो यही कहानी बता रहा था। चलो आ जाओ बेटा इधर पढ़ने, चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, इधर देखो बेटा, बातें किया करो, थोड़ी देर किया करो। न्यूक्लियस, इसका जो क्लास है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो रेस्ट्रिक्शन लाइन क्लास है। कह रहा है दीज आर ऑफ 2 काइंड, एक होता है बेटा एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है, ध्यान रखना एक्सो और एंडो दोनों से क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है एक्सोन्यूक्लियस रिमूव, बोलो मत बेटा, देख लो यहाँ तो क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। आप लोग यहाँ पे एक लाइन को सुन रहे हैं से, और कोई से लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ, यहाँ से 11-12 क्वेश्चन आते हैं छोटे चैप्टर, सोचो कितने क्वेश्चन आएंगे, हर लाइन से बन जाएगा, यदि मिस मत करो कोई चीज। कह रहा है एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, मतलब कहते लास्ट डीएनए से, एंड से। और कह रहा है वेयर एंडोन्यूक्लियस मे कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, यानी कि स्पेसिफिक का मतलब रिकॉग्निशन साइट, वहीं से कट करेगा, यानी बीच में से कहीं से भी कर सकता है। समझ गए? ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, शायद लास्ट ईयर आया था, ये वाला एक्सोन्यूक्लियस वाला आया था, और एंडोन्यूक्लियस वाला भी आ चुका है। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में, ठीक है। खाली ये बोला था कि कहां से कट करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अगले देखो, कह रहा है ईच रेस्ट्रिक्शन एंड अब सुनो, कह रहा है ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, वंस इट फाइंड इट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, आपको पता है इट विल बाइंड टू द डीएनए and cut each of the 2 strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone। आप लोग पता होगा डीएनए का जो बैकबोन होता है उसे क्या बोलते हैं, सुगर फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग देखो, यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे कह रहा है ये कि ए, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ फॉस्फेट, इसके बाद क्या लगा होता है बेटा, सुगर, फिर फॉस्फेट, फिर क्या लगा होता है, सुगर कौन सा होता है, पेंटोज, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए होता है राइबोज, और यहाँ पे सुगर के साथ क्या लगा होता है, एडेनिन, थाइमिन, इसके बाद देखो साइटोसिन ऐसे लगे होते हैं। तो ये वाला जो स्टैंड इसकी बैकबोन क्या है, ये तो है सुगर फॉस्फेट। क्लियर हुआ? ठीक है। कह रहा है ए सुगर फॉस्फेट बैकबोन, और कह रहा है ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। ये क्या बनाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है दोनों तरफ से पढ़ो एक जैसा लगे। कोई आप लोग ऐसा नाम बताओ, मलयालम, चलो ठीक है, एक हो गया।
और हैं रबर टैट, रबर और क्या होता है? नमन हो सकता है ना, नमन नमन। अरे बहुत ऐसे फेसबुक पे बड़े होते हैं वो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। जैसे मलयालम में लिख रहा हूँ एक बार, MAL मलयालम। अब देखो सही लिखा है मलयालम, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर से पढ़ोगे तब भी वही स्पेलिंग, उधर से पढ़ोगे तब भी वही। ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर नमन, और कोई नाम हो सकता है क्या? हैं? नमन, यहाँ से इधर से पढ़ो तब भी वही, और इधर से पढ़ो कनक भी तो हो जाए। क्या? कनक कनक, कनक हो जाएगा। देखिए हो जाएगा। KANAK सही तो है। नैन, हाँ नैन हो जाएगा, सही कह रहे हो। और बताओ चलो मैं बताओ बेटा, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझ गए क्या होता है? अब देखो हम डीएनए केस की बात करते हैं, यहाँ मत करो बेटा ये वाली बातें। इधर देखो, अगर डीएनए केस की बात करें हम लोग तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब वहां कैसे होता है? देखो मैंने कहा था एक तरफ AGGCCT होगा और एक तरफ क्या होगा? AGGCCT। हमें इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से फायदा क्या मिलता है? ये फायदा मिलता है कि डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। कैसे होता है? अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इधर से पढ़ोगे AGGCCT और इधर से पढ़ोगे AGG, ये बन गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस है ये? समझ गए? लेकिन हमें इसका फायदा क्या मिला? क्योंकि हमें बेटा पता है एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ा होता है, गुआनिन हमेशा। तो देखो A के साथ T, G के साथ C, G के साथ C, C के साथ G, C के साथ G, D के साथ A, मतलब स्टिकी एंड बन गए और स्टिकी एंड बन गए। इसका मतलब ये है कि डीएनए क्या हो जाएगा? ज्वाइंट। क्लियर हुआ? इसी स्ट्रैंड से कट करेंगे तो उसके दोनों सीक्वेंस में आके जुड़ेंगे ना सर। हाँ ऐसा अभी मैं दिखाऊंगा वो कैसे बनते हैं, स्टिकी एंड बनते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या यही है बस, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए जिससे रिकॉग्निशन साइट क्या हो? सेम हो। और सेम होंगे तभी बनेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और तभी बनेंगे स्टिकी एंड। ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ठीक है। तो आप लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का अगर मतलब ना समझे तो यहाँ पे लिख लो मलयालम अपनी भाषा में। तुम गधे हो ना, ये बात समझ में आ जाएगी जल्दी। मलयालम सही है क्या? चलो तो लिख लो ना, यही लिख लो मलयालम, क्या दिक्कत है? ये नीचे लिखा हुआ है सर। है? चलो अगले देखते हैं। अब बेटा इस वाला डायग्राम समझो। अभी आप लोग स्टिकी एंड नहीं समझ पा रहे हो, इधर देखो। अब ये वाला डायग्राम समझ नहीं, आप लोग समझ जाओगे क्या है, ठीक है? देखो क्या है, कहते मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको बहुत आराम से, ठीक है? अगर ये समझ गए तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझ जाओगे और इसमें समझ जाओगे स्टिकी एंड क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, या हम हो सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है? वो सो रहा है बीच में। क्या कर रहे हो बेटा? सो रहे हो? अरे सो जाओ, लेकिन इतना शर्मा कर रहे हो क्या रात में क्या किया था? देखो मैं बताऊं, मैं सुन के मना नहीं करूंगा, लेकिन बता दो क्या किया था रात में। बताओ। ऐसा तो हो नहीं सकता, रात में भी सोया दिन में भी नींद आ रही है, और मैं बातें ऐसे करता हूँ तब भी नींद आ रही है, तो कैसे हो सकता है? ऐसी बातों का मतलब मैं आता रहता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग किस टाइम लगने लगता है कि बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए। मैच कहाँ रहा है? कल तो नहीं आया था, परसों आया था मैच। तो इंडिया 280 रन मारी थे। मैं मैच तो देखते देखता हूँ, ये तो बात सही है मैच के चक्कर में मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, समझ रहे हो? लेकिन मैच जरूर देखा है। चलो कोई बात नहीं, मैं मेरे घर में सबको शौक है मैच देखने का। दूसरा सुनो, पूरी रात देखते रहते हैं, वनडे चलता था पहले, अब तो बहुत कम कर दिया क्योंकि अब पढ़ाना पड़ता है पूरे दिन। तो पहले बहुत देखता था, पहले बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शन क्या लिखा? हाँ बताओ, तुम बताओ क्या किया था? बता दो क्या किया था? बता दो। मूवी देखी थी? मैं कुछ नहीं कहूँगा, कहूँगा वैसे भी कुछ नहीं है। चलो हो सकता है मूवी देख ली हो, कोई बात नहीं, चलो देख लिया करो मूवी, कोई दिक्कत नहीं। इधर लगाओ बेटा, अब समझ लो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये देखो, अब बात मत करो थोड़ी देर बस, ठीक है? फिर बात करना आराम से। यहाँ कह रहे हैं एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे हमें समझना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे वर्क करता है। जो अभी तक हमने पूरी कथा कहानी पढ़ी है वो इस डायग्राम सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? देखो
बेटा यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे सिंपल समझो, देखो एक क्या लिखा है, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। यहाँ पे कह रहा है ये वाला डीएनए जो है ये है कौन सा है, वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड का डीएनए, कौन सा प्लाज्मिड। और ये देखो ये लिखा है बेटा फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब जिससे हमें जीन निकालना है, यानी कि डिजायर्ड वाला, जो हमने मैं बोलता हूँ डिजायर्ड, तो इसका मतलब ये हो गया फॉरेन मतलब दूसरा वाला, और ये हो गया वेक्टर डीएनए। अभी दोनों डीएनए रखे हुए हैं, हमने खाली आइसोलेट किए हैं बस सेल से, और दोनों रखे हुए हैं। अब आप लोग बताओ बेटा, एक बात यहाँ समझो, एक डीएनए ये है, ध्यान समझे ना, और एक डीएनए ये है। ये वाला कौन सा है, प्लाज्मिड वाला, जिसके अंदर मुझे जीन डालना है, और यहाँ पे क्या है, जीन है, जो डिजायर्ड जीन है मेरा पसंदीदा वाला, तो ये जीन है मान लिया। अब आप लोग बताओ, क्या मुझे यहाँ से निकालना होगा तो इसे कट करना पड़ेगा, और यहाँ डालना होगा तो इसको भी कट करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? तो एक तो डीएनए कौन सा है, फॉरेन वाला, फॉरेन मतलब दूसरा वाला बाहर वाला, और ये कौन सा है, वेक्टर। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे एक है वेक्टर और एक है फॉरेन डीएनए। यहाँ पे कह रहा है इक्वल फर्स्ट, अभी काट दिस वाला, इक्वल फर्स्ट कट द डीएनए बिटवीन बेसिस G and A only when the sequence GAATTC is present in the DNA। अब यहाँ पे देखो ये काटते कैसे हैं, स्टिकी एंड कैसे बनाते हैं, यानी कि मेरे ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों तरफ हमने कौन सा एंजाइम यूज किया है, इक्वल फर्स्ट। कौन सा किया है, इक्वल फर्स्ट किया है। अब देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे एक किया और इसने यहाँ पे एक किया, और बेटा यहाँ पे एक किया, तो इसने जो लिखा है इक्वल फर्स्ट, ये लिखा है। अब आप लोग देखो इसने कैसे कट किया, ये डीएनए था, ये देखो, और बेटा यहाँ पे इसने ऐसे कट किया है कि TTA बचे यहाँ पे, समझ गए आप लोग, और यहाँ पे वो वाले स्टैंड में ऐसे किया है कि AATT बचे हैं। अब आप लोग बताओ, अगर ये ऐसे ऐसे कट करता, ऐसे करके, तो ये जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता ना, ये कोई धागा थोड़ा ना है कि हम लोग गम लगाएंगे वो जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो दूसरी बात, अगर इसने अब इसी जो ये छोड़ा है, इसको जो बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, देखो TTA, और इधर देखो AATT, बन गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इससे फायदा ये हुआ कि ये बन गए स्टिकी एंड। क्या बन गए, स्टिकी एंड। का मतलब है कि जब ये डीएनए ऐसे आएगा, समझ बात को, जब ऐसे पास में आएगा तो T के सामने A आ जाएगा, T के सामने A के सामने T, और A के सामने T। इसका मतलब हमें पता है कि एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है, थायमिन के साथ क्या जुड़ता है, एडेनिन, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन। समझ में आया? अब देखो ये स्टिकी एंड बन गए दोनों तरफ, और दोनों तरफ अगर अब समझे आप लोगों को, हम लोग दोनों सेम रेस्ट्रिक्शन लाइन क्यों लेते हैं? अगर अलग अलग होता तो हो सकता है इसका ये सीक्वेंस आता, दूसरे का दूसरा आता, तो कोई जरूरी तो नहीं आता कि T के सामने A ही आता, हो सकता है T के सामने G आता होता। अब आप लोग बताओ, अगर यहाँ T है बेटा और यहाँ पे G होता तो जुड़ पाता क्या? नहीं जुड़ पाता ना, क्योंकि आपको पता है डीएनए हमेशा एडेनिन के साथ क्या रखता है, थायमिन, और ग्वानिन के साथ क्या रखता है, साइटोसिन। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये ऐसे करके आया, और इसने यहाँ पे क्या किया, स्टिकी एंड है, तो ये आराम से क्या हो जाएगा, देखो इधर जुड़ गया, यानी कि एडेनिन के साथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन, और ये जुड़ा, तो इसका मतलब बताओ ये कौन सा डीएनए बन गया, ये वाला, क्योंकि कौन सा है, वेक्टर डीएनए। कौन सा है बेटा, और ये वाला कौन सा जुड़ गया, फॉरेन, या बोल दो डिजायर्ड जीन, ये बोल सकते हो हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बन गया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप लोग अब समझे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्यों बनाना पड़ता है, स्टिकी एंड का मतलब क्या होता है, समझ गए सब लोग? ये डायग्राम देख के इसका मतलब ये है, अगर बेटा डीएनए के पास ऐसा कुछ होता कि वो एडेनिन थायमिन को ना जोड़ के किसी के साथ भी जुड़ जाता, एडेनिन के साथ साइटोसिन जुड़ जाता, एडेनिन के साथ ग्वानिन जुड़ जाता, तो स्टिकी एंड बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है कि हमेशा एडेनिन के साथ थायमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन, समझ गए? यानी हम ऐसा बोल सकते हैं प्यूरिन इक्वल टू पिरामिड। तो ये समझ गए डायग्राम? बताओ क्या इससे यहाँ पे था, किसी बच्चे को जरूरत तो नहीं है? चलो अब इसके बारे में क्या लिखा है देख लेते हैं आराम से। देखो आगे लिखा भी होगा ना इसके बारे में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम आर, ये होता क्या है तो समझो। यहाँ पे कह रहा है दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड वी कैन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जब आप लोग आगे से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो तो दोनों का जो लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम।
अगले कह रहा है जैसे एग्जाम्पल लिखा है बेटा क्या, मलयालम, ये क्या है देश है कोई मलयालम? राज्य अरे हाँ सॉरी राज्य है तो मलयालम। ये देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्विट्जरलैंड की। ऐसे लगा मुझे मलयालम बात कर रहा हूँ, होता है हाँ सही है, चलो कोई बात नहीं। ये देखो कह रहे हैं एज अगेंस्ट अ बर्ड ए पैलिंड्रोम वेयर द सेम बर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन। जब हम इन बर्ड्स को दोनों डायरेक्शन से क्या करते हैं, रीड करते हैं, वो सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोम। अगले कह रहा है द पैलिंड्रोम इन अ डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द, कितनी बार लिखेगा किताब, रीड सेम ऑन द टू स्टैंड पेयर ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज कीप द सेम। सही है, 3 बार लिखा है सेम बात को, और जो उलझी बात होती है उसको एक बार लिखती है एनसीईआरटी। कह रहा है फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम, फिर से लिखा है ये बात, ऑन द टू स्टैंड 5 to 3 और डायरेक्शन, और दूसरा कैसा होगा 0 to 5 डायरेक्शन। अब ये 5 to 3 और 3 to 5 क्या है समझो बेटा, आपको पता होगा डीएनए जो होता है, डीएनए ये देखो ये डीएनए होता है, ऐसे होता है, बनाया होगा आपने बहुत है, बनाया ऐसे बनाया, हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में चलेंगे डीएनए को। यहाँ पे एक स्टैंड होता है 5 प्राइम, दूसरा कितना होता है, एक तरफ होता है 3, दूसरी तरफ, इसका क्या मतलब होता है, ये तो पता होगा एंटी पैरेलल होते हैं स्टैंड, एक होता है 5 to 3, दूसरा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 5 ये क्या है ये बताओ मुझे, स्टैंड मतलब ये 5 का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ, अब तुम बताओ। ना मैं ये बोल रहा हूँ, चलो वो तो सही, चलो वो बाद में बात करेंगे, फॉस्फेट या फिर OH होगा, लेकिन 5 का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ, नहीं पता है, और कौन बताएगा, आरती बताओ, नहीं पता है, आरती को भी नहीं पता, उसे पता है, हाँ मुझे तो पता ही है, बताऊंगा ये, रुक जाओ। देखो बेटा 5 और 3 का मतलब क्या होता है, इधर देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है, मैं बताऊं, जो पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर होती है, तो ये वाला जो होता है एक साइड में वो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो 5वें कार्बन पे लगा होता है, इसलिए बोलते हैं 5, और इधर होता है OH ग्रुप जो होता है तीसरे कार्बन पे, इसीलिए बोलते हैं OH 3 कार्बन पे, ठीक है। तो इसीलिए एक होता है 5 to 3, दूसरा कैसा होता है 3 to 5, समझ गए हम लोग, ठीक है मत भूलना। तो यहाँ पे देखो एक तरफ की पोलैरिटी क्या है 5 to 3, दूसरी तरफ क्या है 3 to 5, यानी कि डीएनए के स्टैंड होते हैं एंटी पैरेलल, कैसे होते हैं एंटी पैरेलल। अब देखो अगले, अब कह रहा हूँ नहीं चल रहा था तो मैं डीएनए के बारे में दोबारा पढ़ाऊंगा, अभी आपको दे बताता हूं मैं आराम से, जेनेटिक्स में बताता ये चीज, बायोमोलिक्यूल्स तो बहुत कम लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैंने काफी बताया था आपको, अब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा डीएनए, बेटा टेंशन ना लो। अगले देखो एक यहाँ कह रहे हैं एक होता है 5 to 3 डायरेक्शन, दूसरा कैसा होता है 3 to 5, तो यहाँ पे देखो 5 to 3 और 3 to 5, और कह रहा है GAATTC और GAATTC, बताओ कि दोनों तरफ से हम पढ़ रहे हैं तो सेम नहीं है क्या, इसका मतलब क्या बन रहा है पैलिंड्रोमिक, और दूसरा डीएनए केस में क्या बन रहा है स्टिकी एंड, समझ गए। अब आप लोग बेटा ये क्वेश्चन सोचो नीट में आ चुका है ये वाला, सेम करते ये, और पता है क्या पूछा था बताओ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, बस ऐसे क्वेश्चन आते नीट में। आप लोग करीब पता नहीं कितने कठिन तो है लेकिन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वाले जी। चलो ये हो गया बेटा, तो समझ गए हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। अगले देखो यहाँ पे कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ डीएनए a little away from the center of the palindrome site, कह रहा है बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, यानी कि दोनों सेम बेसेस होने चाहिए अपोजिट स्ट्रैंड में, मतलब एक के साथ टी और टी के साथ ए। अगले कह रहा है बेटा ए बोलो मत, कह रहा है दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड ऑफ देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच कॉल्ड स्टिकी एंड ऑन ईच स्टैंड, these are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterpart, यानी कि सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं
उनको कट करता है तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एड के साथ थाइमिन आना चाहिए और वन के साथ क्या आना चाहिए, साइटोसिन। मतलब यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनना चाहिए और क्या बनना चाहिए, स्टिकी एंड। समझ गए? और ये कब बनेगा बेटा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो कि दोनों तरफ सेम क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अगले देखो, अगले क्या है बेटा, these are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterpart. The stickiness of the end facilitate the action of the enzyme DNA ligase. इसीलिए इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हैं। ये क्या लिखा हुआ है, मैं कैसे कर रहा हूँ, डीएनए लाइगेज का तो मॉलिक्यूलर गम लिख लो। ये गम वाला ई वाला है क्या, एक गिनो लिखो, देखो मॉलिक्यूलर गिनो, वरना गम तुम्हें सब अपने अपने याद आएंगे। सर को इस एग्जाम दिया क्या सर, ये भावना के सब को सबसे पहले अपने को सबके बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े गम लिख लिए। अरे मेरे साथ क्या असर होगा तो मुझे क्या काम होगा, मैंने तो क्या काम किया। नॉर्मली में टेंशन वैसा लेता नहीं ज़्यादा, और लेना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। क्या टेंशन लेना है, क्योंकि मैं एक ही बात तुमसे बार बार कहता हूँ, लाइफ का एक ही फंडा रखो अपने, सिंपल सा, कतई सिंपल सा, प्रेजेंट में रहा करो, खुश रहा करो बस। अगर आप लोग कभी भी पास्ट में फ्यूचर में रहे कि कल मैंने क्या किया था और कल क्या होगा, तो आप लोग हमेशा दुखी रहोगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये होने के बाद ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, और ये होने के बाद ये हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा, तो बेटा ये कभी नहीं आएगा ही नहीं आपकी जिंदगी में। अच्छा आप सोचो, आप लोग जो आज आप लोग हो सकता है 5 साल पहले आप लोग यही सपना देख रहे हो, अगर फिर भी आप अगर आज दुखी हो तो इसका मतलब बताओ कब सुखी होगे। जैसे सपोज मानो खुशी और दुखी कभी पैसे पर निर्भर करती ही नहीं, ये बात तो आप लोग साफ साफ समझ सकते हो। गरीब लोग होते हैं उन्हें लगता है कि पैसा नहीं इसलिए मैं दुखी हूँ, लेकिन बेटा अमीर लोग भी बहुत दुखी रहते हैं जिंदगी में। अगर ऐसा होता तो मैंने आपको एक बार बताया था कि जो पूरा इंडिया में पूरा जो वो हुआ था, एक सर्वे हुआ था, तो उसमें सबसे ज्यादा सुसाइड था किसने किया था, जो अमीर लोग थे। गरीब लोगों का रेशियो बहुत कम आया था। तो इसका मतलब ये बात तो ठीक है बिल्कुल, खुशी और दुख कभी पैसे पे टेंशन वो पर निर्भर नहीं करता, वो करता है आपकी परिस्थिति पे कि आप लोग किस चीज को लेके कितना सीरियस हो और उसको प्रेजेंट में कैसे देख रहे हो। अगर फास्ट फ्यूचर अगर बहुत ज्यादा अगर आप लोग जाओगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप टेंशन में ही रहोगे। और अगर और मैंने ऐसे लोगों को बहुत टेंशन में और बहुत दुखी होते देखा है, जो जिंदगी की हर चीज पा लेते हैं और उसके बाद भी अपनी जिंदगी बचा नहीं पाते। सही है, ऐसे मैंने बहुत केस बताए थे आपको। ऐसे एक तो जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो मैंने बहुत से डिटेल में पढ़ा था, सुशांत सिंह राजपूत। वो मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि कोई सोचो एक मिडिल क्लास फैमिली का मतलब जानते हो, मिडिल क्लास मतलब होता है जैसे हमारे जैसे एरिया से, लोकल एरिया से, जिसका बॉलीवुड में कोई नाता ही ना हो। उसने भी ट्यूशन पढ़ाया था दिल्ली में। दूसरा IIT बंदा था जिसकी रैंक थी 7, समझ रहे हो, ऑल इंडिया रैंक। जैसे आपका एमबीबीएस में 7 रैंक का है और आपका बॉलीवुड से कोई लेना देना ना हो। मुझे लगता है कि इसका बॉलीवुड में कोई लेना देना ना हो तो वो बेटा वहां जाके मूवी का एक सीन भी नहीं बना पाएगा, कितना ही मेहनत कर ले, मर जाएगा लेकिन लौट आएगा। सही है, तो सोचो कोई इतना इंटेलिजेंट होने के बाद, यानी कि IIT में 7 रैंक लाना के मजाक समझ रहे हो आप लोग, कितना इंटेलिजेंट होगा बंदा। IIT करने के बाद वो दिल्ली में कोचिंग पढ़ाता था, उसका बॉलीवुड से कोई मतलब नहीं था। 4 शायद उसकी सिस्टर थी और एक वो अकेला था भाई का। बॉलीवुड में जाने का मतलब मैं कह रहा हूँ कितना कठिन है। वहां पे उसका एक रुतबा बन गया था कि उसने ऐसी हिट मूवी दे दी जैसे तुम्हारा MS धोनी देखो, देखिए आप लोगों ने। अब सोचो
इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल पे, जैसे सपोज मानो यहाँ पे अगर कोई आदमी, ये बच्चे बैठे हैं, कोई इतना ज्यादा मूवी में आ जाए, सोचो एक्टर बन जाए, इतना पैसा कमा ले, उसके बाद भी अगर वो दुखी है तो उसका मतलब तुम इस बात समझ सकते हो कि आदमी फिर सुखी कब रहता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो उसे बताओ किस बात की कमी थी। पैसा उसके पास था, रुतबा उसके पास था, फैन फॉलोइंग उसके पास थी, किस बात की कमी। जिस लड़की पे चाहता उससे प्यार कर सकता था। भाई ये तो होता है, अगर वो इस चक्कर से अगर उसे इस चक्कर से मारा है तो लेकिन फिर भी वो अंदर से कुछ नहीं था, तो इसका मतलब ये है उसने सुसाइड कर लिया। ये आपने खबर पढ़ी होगी 2-3 साल हो गए। तो अगर मुझे लगा नहीं, मर्डर तो नहीं कह सकते, सुसाइड ही था वो। दूसरा सुनो, और बेटा अगर वो चाहता, मुझे लग रहा है अगर उसे इतना ही आता, एक बात और ध्यान रखो, आपको जरूर पढ़ाई कर रहे हो, मैं तो ये कहूंगा पढ़ाई करने के साथ साथ ये भी सीखो कि लाइफ को कैसे जीना है। वरना आपने बहुत लोग देखे होंगे, जो आपने देखे होंगे एमबीबीएस में सुसाइड कर लिया, एमबीबीएस करने के बाद सुसाइड कर लिया, मतलब क्रॉस करने के बाद एमबीबीएस करना है तो सुसाइड कर लिया। ऐसे आपको बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। सोचो तो ये बहुत जरूरी है कि लाइफ को कैसे जीना है, कैसे चीजों को हमें हैंडल करना है, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए उससे कैसे निकलना है। अब सोचो अगर वो सोचता कि बॉलीवुड में बहुत नाम कमा ली, चलो अब ऐसा करना है, यहाँ सब खत्म करके मान लो बरेली आ जाता, मुझे लगता है वो बरेली का सबसे ज्यादा पैसे वाला और सबसे ज्यादा रुतबे वाला, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाला आदमी होता। सुशांत राजपूत जिंदगी सबसे ऐश की काट देता, बात खत्म। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे सामने ऐसे कुछ फेज आते हैं जिसमें हम टेंशन में बहुत ज्यादा जाते हैं हम लोग, मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन उस केसेस में आपको कैसे संभलना है वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सोचो कि खुशी क्या होती है, गम क्या होता है, कुछ नहीं, प्रेजेंट में रहो, बस खुश रहो, जो चल रहा है चलने दो आराम, ठीक है। ठीक है बेटा, इस वक्त कल टाइम हो गया चलो, इसके बाद हम लोग कल कुछ टिप्स दूंगा लाइफ के, इसके बाद ये तो चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग, कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल तो अगला